कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोगों ने 9th और 10th में इतने बार डेमोक्रेसी सुना है कि हमें याद भी नहीं कितनी बार सुन लिया हो। लेकिन अब डेमोक्रेसी, क्योंकि अब लास्ट चैप्टर है और क्लास 10th यही खत्म होता है, तो डेमोक्रेसी हम लोग को समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ सक्सेसफुल है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो यहाँ हम डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। अब हम अंतिम में आ गए हैं स्टेज में कि अब हम डेमोक्रेसी को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन अच्छा है बुरा है, हर पैमाने पर इसको नापेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डेमोक्रेसी का एक रिकैप ले लिया जाए। तो डेमोक्रेसी का जो सबसे अच्छा डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन का है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी जैसा भी गवर्नमेंट है वो उसमें जो सेंट्रल रोल निभाते हैं वो वोटर्स निभाते हैं, जो कॉमन सिटीजन्स। पीपल के लिए ही बना है, पीपल के द्वारा ही चलाया जाता है और पीपल ही इसको सब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्लियर है। तो अब चलिए पढ़ते हैं बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी से हमें फायदा क्या है। प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन, इक्वालिटी प्रमोट करता है। डिफरेंट जो रिलीजन्स है, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स है, जेंडर अलग अलग है, क्या इन सबके वोट का वैल्यू अलग अलग है? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब सबके वोट का वैल्यू इक्वल है, तो ये इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, सबको इक्वल नजर से देख रहा है। तो प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, पहला पॉइंट क्लियर है। इनहेंस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और फिर से डेफिनेशन को ध्यान दीजिए, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब इसमें पीपल ही सेंट्रल है, तो पीपल को रिस्पेक्ट दे रहा है। जो नॉर्मल पीपल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। जब पहले का जमाना जब राजा महाराजा राज करते तो उसमें कॉमन जो पीपल होते थे उनको उनका इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, राजा महाराजा का अलग ही ओहदा हुआ करता था। लेकिन डेमोक्रेसी जो वो पीपल को रिस्पेक्ट दे रहा है कि आप ही के चलते ये सरकार चल रही है और आप जब चाहे तब इसे बदल सकते हैं, तो ये डिग्निटी दे रहा है इंडिविजुअल को। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि डेमोक्रेसी है, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स लिया जाता है इसमें। कोई एक राजा तो बैठा नहीं है कि वो उसका मन किया कि चलो ये डिसीजन ले लें और वो डिसीजन ले लिया। इसमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स वो लेता है। जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैसा भी डेमोक्रेसी उसमें अलग अलग लोग होते हैं, उन सबका व्यू पॉइंट्स लिया जाता है, तब जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। तो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग का बढ़ जाता है। मेथड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में मदद करता है हमारे। मतलब आप देखते होंगे कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ किसी दो रिलीजन या किसी दो कास्टी ग्रुप के बीच में, तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छा वे है सबकी बातों को सुनकर और फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। और सबसे बड़ी बात कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो पावर डिवाइड कैसे होगा? किसको आप पावर देंगे? जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर कोई ओल्ड मैन जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या फिर सबसे ताकतवर आदमी? तो ये तो झगड़ा का बात हो जाता। तो डेमोक्रेसी एक तरह से हम लोगों को सिविलाइज तरीका देता है जिससे हम पावर शेयरिंग कर सकें। कौन पावर में रहेगा कौन नहीं रहेगा ये डेमोक्रेसी डिसाइड करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, ऑलो रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अगर एक बार मान लीजिए आपने किसी सरकार को वोट दे दिया, अब वो आपको सरकार पसंद नहीं है, तो आप उसको बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको ज़िंदगी भर उसे झेलना है। तो ये रूम भी देता है मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए। देखिए मैं इसके लिए एक निमोनिक्स बनाया है, एडमायर। एडमायर से डी से डिग्निटी, एम से मिस्टेक्स को ये रूम देता है करेक्ट करने के लिए, आई से इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, आर से रिजॉल्व डिस्प्यूट, ई से इक्वालिटी। तो आप इस तरह से इस निमोनिक्स से इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। डेमोक्रेसी सिर्फ कंडीशन ऐसा क्रिएट कर सकता है कि आप कुछ अचीव करें। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं। इसको बहुत अच्छा से हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले। लेकिन ये समझिए कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी ले आ दिए तो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरा दूध की नदियाँ बह रही है, पूरा गरीबी हट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। डेमोक्रेसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी इन सबको हटा नहीं सकता है, हटाना हमें ही है। ठीक है, टेनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कैसे करेंगे कोई कंट्री डेमोक्रेसी है कि नहीं है? पहला, वो इलेक्शन होल्ड करता हो, इलेक्शन होता होगा। आप इंडिया को माइंड में ले लीजिए और सोचिए उसके बारे में, क्या इंडिया डेमोक्रेसी है कि नहीं? क्या इंडिया इलेक्शन होल्ड करता है? हाँ। क्या उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर्मल? हाँ। क्या पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में है? हाँ। क्या सिटीजन के पास राइट है? तो हाँ, हमारे पास राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा सिविक्स में कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वोट करने का राइट है और भी बहुत सारे राइट्स। तो हाँ, हमारे पास राइट्स भी है। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। ठीक है, लोगों ने खत्म कर लिया कि हाँ डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या होता है, डेमोक्रेसी लाने से फ़ायदा क्या है और डेमोक्रेसी किसे कहेंगे।
तो ये सब आपको क्लियर है। अगर एग्जाम में आए तो आपको ऐसे ही पॉइंट्स में लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दे, हम लोग ने पहले क्या कहा था कि हम डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले हैं। तो रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले हैं, उसका एग्जाम अगर डेमोक्रेसी का लेने ही वाले हैं तो सब्जेक्ट भी तो होंगे कुछ। ये है सब्जेक्ट जिस पर हम डेमोक्रेसी का एग्जाम लेंगे। क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है कि नहीं, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कि नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, लेजिस्लेट है कि नहीं, अकाउंटेबल है कि नहीं, पॉवर्टी कम करता है कि नहीं, इनइक्वालिटी दूर करता है कि नहीं। हाँ, ये सब बहुत हार्ड टर्म्स है। तो इसको मैं सब जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे मैं सबको समझाऊंगा कि इन सब का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेट का, अकाउंटेबल का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। तो चलिए इस सफ़र पे चालू होते हैं और लेट्स मेक रिपोर्ट कार्ड फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, चलिए चल। तो ये पॉलिटिकल एंगल है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेट। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी इसे कहते हैं, जैसे आप एग्जाम दे के गए और घर गए और मार्क्स पूछा गया तो आपका खराब मार्क्स आया मान लीजिए, तो वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि आपका मार्क्स क्या आया है, और अगर आपका मार्क्स खराब आया है तो आपको पनिश भी कर सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिंपल यही होता है कि आप जवाब मांग सकते हैं और प्लस में उसे पनिश भी कर सकते हैं कि आपका बात माना गया कि नहीं माना गया, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे डेमोक्रेसी में मेंटेन होता है, कैसे आप जवाबदेही मान सकते हैं जो आपको रूल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट में फॉर्म कर रहे हैं। तो पीपल के पास राइट है टू चूज एंड कंट्रोल देयर रूलर्स। पीपल के पास राइट है कि वो अगर इस इलेक्शन में कोई पार्टी जीत गया, अगर उसका काम पसंद नहीं है तो अगले इलेक्शन में हटा दे, उसको पनिश कर दे। पॉलिटिकल पार्टी को सरकार से हटाना मतलब पनिश करना, और उससे जवाब भी मांग सकते हैं क्यों आपने मेरे मांगों को पूरा नहीं किया। तो ये अकाउंटेबल हो गया। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कितना वो रिस्पॉन्स कर रहा है आपके बातों पर। जैसे मान लीजिए आप एक छोटे से विलेज में रहते हैं और वहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है, आप बार बार भेज रहे हैं चिट्ठी कि पानी का प्रॉब्लम है सरकार का, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा, तो उसको रिस्पॉन्सिवनेस तो नहीं कहेंगे, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जल्दी। और वही अगर जल्दी रिस्पॉन्स देते तो वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। अगर आपकी चिट्ठी लिखते ही अगले दिन से काम चालू हो जाए या फिर कुछ दिन बाद से काम चालू हो जाए, आप तो आपको रिस्पॉन्स कुछ मिला तो ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। और लेजिस्लेट मतलब होता है कानूनी रूप से, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है और कहीं भी और 4 गांव पर कब्जा करके और उस पर तुम अपना हुकूमत से जमा दिए, ये कानूनी रूप नहीं है। कानूनी रूप से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस तरह से आपको सरकार बनाना है। तो अब चलिए डेमोक्रेसी को इस तीनों जो पैरामीटर से इस पर देखते हैं कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, और लेजिस्लेट है कि नहीं। तो हमने अकाउंटेबल देख लिया। अब दूसरा पॉइंट है सिटीजन आर एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। मतलब सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, लेकिन सिटीजन सोशल मूवमेंट्स के थ्रू, फिर से प्रेशर ग्रुप, ये सब के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या मिलता है, सेटिस्फिकेशन। मतलब डेमोक्रेसी सेटिस्फिकेशन भी देता है कि हाँ हम लोगों की बात भी सुनी गई है डेमोक्रेसी में, ठीक है। डिसीजन जो है डेमोक्रेसी में उस सर्टेन प्रोसीड्यूर से बनते हैं। पॉइंट नंबर 4, इफ गवर्नमेंट डोंट रिकॉग्नाइज द नीड इट विल फेल इन नेक्स्ट इलेक्शन। अगर गवर्नमेंट आपकी नीड्स को नहीं मानेगी, जैसे कोई पार्टी अगर इलेक्शन में खड़ी हुई होगी तो उसने वैसी बातें की होंगी जो आपको अच्छी लगी होंगी कि हाँ ये आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगी। अगर वो आपकी ज़रूरतों को ही नहीं मानेगी तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, और रिस्पॉन्सिव नहीं है तो अगली बार आप उसको इलेक्शन से हटा देंगे। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना भी जरूरी है, तो ये भी सही है। 5, सिटीजन हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे हो रहा है, प्रोसीड्यूर फॉलो हो रहा है कि नहीं क्लियरली, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये लोगों को पूरा हक है जानने का। इसीलिए आया है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें आप गवर्नमेंट के किसी भी कर्मचारी, किसी भी कार्यालय के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका कोई फाइल अटका हुआ है, ठीक है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है कि आप एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई आपके सामने दीवार नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिस्लेट वन एज इट इज चूजन एंड वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने पहले ही बोला था कि लेजिस्लेट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट्स है उसके अंदर काम करे। तो इलेक्शन होता है, हम लोग के यहाँ पर इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हाँ जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेट गवर्नमेंट है, ये यहाँ पर भी ये पास हो जाता है। डेमोक्रेसी एक जगह है जहाँ पर उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो स्लो डिसीजन मेकिंग। तो आप जब भी मल्टीपल वे पॉइंट्स लेंगे इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन वो डिसीजन वर्थफुल भी तो होगा,
एक ही पर एक आप डिसीजन ले लिए, और ज़रूरी थोड़ी कि 5 डिसीजन लेने से वो डिसीजन बहुत अच्छा ही होगा। हम लोगों ने पावर शेयरिंग में इसके बारे में पढ़ा है, तो इसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इज ऑफन टारगेटेड फॉर स्लो डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट फॉलोज प्रोसीड्यूर्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट एंड एक्सेप्टेबल डिसीजन इज मोर वर्थफुल देन फास्ट वन। ठीक है, क्लियर है? जल्दी डिसीजन से अच्छा है कि देर से डिसीजन लेकिन अच्छा डिसीजन ले। तो डेमोक्रेसी इस पर भी अच्छा है, ये क्रिटिसिज्म भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने अकाउंटेबल पर देखा, लेजिस्लेट पर देखा, रिस्पॉन्स पर देखा, अभी इकोनॉमिक लेवल पर देखते हैं। तो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों में कोई डिफरेंस है? अभी आपको लग रहा है कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ फोकस करता है, ओनली फोकस ऑन इंक्रीज इन नंबर्स लाइक जीडीपी। सिर्फ नंबर्स पे फोकस करता है कि हाँ इनकम इतना बढ़ गया, हम लोग का जीडीपी इतना बढ़ गया, ये कंट्री इतना अमीर हो गया, बस इस पर फोकस करता है। लेकिन उसके अंदर गरीब के पास कितना पैसा है, अमीर के पास कितना पैसा है, पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के पास कितना पैसा है, कास्ट ग्रुप के पास, मतलब इंटरनल डिवीजन को ध्यान नहीं देता है। अब मान लीजिए कि एक कंट्री है, उसमें 2 ही लोग रहते हैं, एक अंबानी और एक आप। तो इस कंट्री की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए है $1 मिलियन में, लेकिन इनइक्वालिटी कितना ज़्यादा है आप में और उस पर्टिकुलर पर्सन में। समझ रहे हैं आप? तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ फोकस करता है नंबर्स में कि नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं, कंट्री ग्रो कर रही है, लेकिन कंट्री के अंदर ओवरऑल क्या माहौल है ये कौन बताता है हमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फोकस ऑन ओवरऑल इंक्रीज इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनइक्वालिटी, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ सेक्टर कैसा है, वहाँ पर ये रिलीजियस हार्मोनी कैसा है, लोग किस तरह से रहते हैं, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखता है। लोगों का इनकम कैसे बढ़ रहा है, गरीबी कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ नंबर देखता है कि हाँ पूरे कंट्री का ओवरऑल नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन सिनेरियो दिखता है कि आखिर उस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यही कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो कंडीशन बना सकता है, हम लोगों के ऊपर है कि हम उसे अचीव कैसे करें। तो अगर हम लोग इस सब्जेक्ट में डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ वो फेल होता है। डिक्टेटरशिप के पास ज़्यादा रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होता है, जो क्विक डिसीजन मेकिंग ले लेता है, वो जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट में देखा गया है। कुछ साल का कंपेयर किया गया तो डिक्टेटरशिप में फास्ट गवर्नमेंट। और डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? चाहे एक ही आदमी पूरा रूल करे, कोई वहाँ इलेक्शन, कोई वहाँ गवर्नमेंट, ये सब नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने लिखा भी है, डेमोक्रेसी कैन ओनली क्रिएट फेवरेबल कंडीशन। सब आपको दे सकता है, आपकी चुनी हुई सरकार, आपके मनपसंद लोग आपको कंट्रोल करे, सब दे सकता है, लेकिन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए इट इज अप टू अस टू टेक बेनिफिट्स। ये हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना फायदा ले सकते हैं। ठीक है, कि हम कितने मिलजुल के रह रहे हैं, क्या हम लोग का वर्किंग कल्चर कैसा है, हम लोग कितना मेहनती लोग हैं, ये हम लोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए हम डेमोक्रेसी को नकार नहीं सकते, ना ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी के चलते हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया। समझ में आया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ डेमोक्रेसी पर नहीं डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पॉलिटिकल सेटअप में आप रहते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को वो सारे बेनिफिट्स देना होंगे, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। प्रायोरिटीज़ क्या है गवर्नमेंट की? अब हमारा इंडिया का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान और चाइना के साथ, अगर ये दोनों बॉर्डर अगर सेफ होते तो हमें उतना आर्मी पर स्पेंडिंग नहीं करना पड़ता। तो हमारा प्रायोरिटी कहाँ होगा? वहाँ आर्मी पर स्पेंड हो रहा है। और वही पैसे हम अगर सोशल सेक्टर में स्पेंड करते हैं, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ में, तो हम लोग बहुत आगे रहते हैं। तो ठीक है, प्रायोरिटीज़ क्या है गवर्नमेंट की, इस पर डिसाइड होता है। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? अब जैसे रशिया है तो यूएसए और उसके बहुत सारे दोस्त हैं यूएसए के, तो वो सब रशिया की तरफ निगेटिव तरीके से देखते हैं कि नहीं रशिया अच्छा कंट्री नहीं है। तो इसी तरह से उसका कितना बॉन्डिंग, कितना कनेक्शन है, कितने कंट्री उसको पुश कर रहे हैं आगे जाने के लिए, तो ये भी डिपेंड करता है। कैसे बड़े बड़े लोग तुम्हारे घर में कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त जो है, दोस्त अच्छे दोस्त बनाओ क्योंकि उनका असर पड़ता है। तो इसी तरह से ये भी समझ लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन में तुम्हारा रुतबा क्या है, तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, इससे भी असर पड़ता है कि तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना ज़्यादा। तो अंतिम में क्या सोच सकते हैं, क्या हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिक्टेटरशिप स्लाइटली हायर रेट दिखा रहा है, तो क्या हमें डिक्टेटरशिप चुन लेना चाहिए? नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो डेमोक्रेसी फेल हो जाता है, तो क्यों ना हम डिक्टेटरशिप चुन लें? तो नहीं, तुम कहोगे कि ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ पर तो फेल हो जाता है,
लेकिन डेमोक्रेसी तो सिर्फ अचीव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन बना सकता है, वो तो हमारे ऊपर है। और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को क्यों देख रहे हैं? प्रीफर करोगे तुम हमेशा डेमोक्रेसी को ही, बिकॉज इट हैज मैनी अदर पॉजिटिव आउटकम। लेजिस्लेट है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो अब सोशल लेवल पर देखते हैं इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि दो लोगों को इक्वल नहीं मानना। जैसे इकोनॉमिक टर्म में अगर बात करूँ तो गरीब अमीर, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो पैसे का, या फिर कास्ट इनइक्वालिटीज, अलग अलग स्टेटस के बेस पर, रिलीजियस इनइक्वालिटीज, मतलब बहुत तरह की इनइक्वालिटीज होती है, ठीक है। और पॉवर्टी का मतलब सबको जानता है, गरीबी। क्या ये गरीबी को कम कर पाता है? तो चलिए देखते हैं इन दोनों सब्जेक्ट में डेमोक्रेसी का क्या। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो गारंटी करता है पॉलिटिकल इक्वलिटी। मतलब मैंने बोला था आपको पहले कि बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि हर आदमी के वोट का वैल्यू इक्वल होता है। तो ये पॉलिटिक्स में तो इक्वलिटी सबको देता है कि हाँ आप पॉलिटिकल लेवल पर इक्वल। लेकिन पैसे के लेवल पर अगर हम इंडिया में देखेंगे, इंडिया भी तो एक डेमोक्रेटिक ही कंट्री है, बहुत अंतर है। कास्ट के लेवल पर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, रिलीजियस लेवल पर अभी भी रिलीजियस फाइटिंग होती है। तो पॉलिटिकल लेवल पर तो ये इक्वलिटी दे रहा है, लेकिन बाकी सब जगह इक्वलिटी नहीं देता, ठीक है, गारंटी नहीं है। डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। गरीब अमीर के बीच के फर्क को हटाने में डेमोक्रेसी उतना जो है कारगर साबित नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये सोचने वाली बात है कि किसी भी देश में जो अमीर होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं और जो गरीब होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब मेजॉरिटी लोग पुअर हैं और वही गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, तो फिर ये गरीबी और अमीरी में इतना ज़्यादा फासला क्यों? पैसे। सोचने वाली बात है ना। और यही हर डेमोक्रेसी का हाल है। तो इसे बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी। पुअर कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, स्टिल डेमोक्रेसी हैव बीन नॉट गुड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी। क्यों? अब सोचने वाली बात है ना। डेमोक्रेसी मेजॉरिटी को सपोर्ट करता है, मेजॉरिटी जो है पुअर है, पुअर का अगर वोट नहीं मिलेगा तो किसी का गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं हो सकता है। तो फिर भी ये इनइक्वालिटी क्यों सहता है डेमोक्रेसी? आइए देखते हैं। इलेक्शन जो वोट होता है वो अनरियल इशू पर होता है, जैसे कि रिलीजन और कास्ट पर। आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, मैंने क्लियरली आपको उसमें बताया है कि अनरियल इश्यूज पर लड़ा जा रहा है इलेक्शन। नेक्सस बिटवीन रिच एंड पॉलिटिशियन मोनोपोलाइज पावर। जो रिच बिजनेस हाउस है और जो पॉलिटिशियंस है उन दोनों के बीच में नेक्सस है, दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिल के सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं और पावर को मोनोपोलाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग अलग, ठीक है। पीपल अनअवेयर ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज। बहुत सारे लोगों को तो काम और पैसे कमाने में इतने वो उनको फुर्सत ही नहीं कि सरकार में हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए। वो अपने नॉर्मल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी, लेकिन पीपल अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। अगर कोई आदमी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है और उस गवर्नमेंट ऑफिसर कह दे कि नहीं मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, तो वो सोचता है कि हाँ ये काम हो ही नहीं सकता है। उसको अपना राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता ही नहीं, वो ये पूछता तक नहीं क्यों नहीं हो पाएगा। बहुत लोग ऐसे करते हैं। जो एडुकेटेड है वो तो पूछ लेते हैं कि हाँ ये तो मेरा राइट है इस काम को करवाना और आपको करना ही पड़ेगा ये काम। लेकिन जो नॉर्मल रूरल विलेज में रहते हैं वो ये नहीं समझ पाते, तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ का ही पता नहीं है। और एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी कि मतलब 5 साल तक अगर एक बार आपने इलेक्ट कर लिया तो 5 साल तक आप भूल जाइए। अब अगले एपिसोड का इंतजार करिए जो 5 साल बाद आए। अब 5 साल बाद ही उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या फिर उसको पनिश कर सकते हैं। इसके चलते भी एक बार जो गवर्नमेंट बन जाती है वो सोचती है कि 5 साल तो कैसे भी मुझको करना है रूल। तो ये इनइक्वालिटी और पॉवर्टी हटाने में डेमोक्रेसी थोड़ा सा पीछे। डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने में कैसी है डेमोक्रेसी? तो हम लोगों ने बेल्जियम का मॉडल समझा था चैप्टर 1 में, पावर शेयरिंग में। कैसे उन लोगों ने अपने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको तो एक बार देख लीजिए और अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा इस चैप्टर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो सोसाइटी कैन फुल्ली और परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप। कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है जो डिफरेंट ग्रुप के बीच में परमानेंटली जो डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, वो पूरी तरह से सॉल्व कर दे। ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है। लेकिन हम मिलजुल के चल तो सकते हैं। बट डेमोक्रेसी कैन हेल्प अस टू लर्न टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी हमें मदद करता है सीखने में कि हम रिस्पेक्ट करें डिफरेंसेस को।
कोई पॉलिटिकल पार्टी एक रिलीजन के बेसिस पर इलेक्शन नहीं जीत सकती है। उसको सारे रिलीजन, सारे कास्ट ग्रुप्स का ये साथ चाहिए, ठीक है। तो ये हमें रिस्पेक्ट करना सिखाता है, समझ में आया। फॉर डेमोक्रेसी टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी टू कंडीशन आर इम्पोर्टेंट। तो क्या डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने में इतना अच्छा है? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा गया, हर जगह तो नहीं देखा गया। तो कुछ तो रीज़न होगा। पहला रीज़न, अगर डेमोक्रेसी में हमें एकोमोडेट करना है डाइवर्सिटी को, तो पहला रीज़न, मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों एक साथ मिलकर काम। और दूसरा, तो ऐसा नहीं कि रूल ऑफ मेजॉरिटी जो है वो रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी बन जाए। जैसे श्रीलंका में हम लोग देखा था, सिन्हाले जो मेजॉरिटी में था कम्युनिटी को पूरे श्रीलंका में, तो वही रूल कर रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक को उस मेजॉरिटी का पार्ट होने का हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे अगर तमिल है श्रीलंका केस में, तो वो भी उस मेजॉरिटी का पार्ट बन सके जो इलेक्शन जितवाने में मदद किया किसी पार्टी को। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ही किसी पार्टी को मेजॉरिटी वोट दिलाकर वही उसको ही कर रही है। मेजॉरिटी में आने का चांस सबके पास होना चाहिए। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, देखिए जब डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में बात है, डिग्निटी मतलब सिंपल होता है रिस्पेक्ट, और फ्रीडम मतलब सबको जानता है आज़ादी। तो जब ये देने का बात आता है तो डेमोक्रेसी सबसे सुपीरियर है। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग डिग्निटी, रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जैसे आप बहुत सारे सुनते होंगे जगहों पर, या नॉर्थ कोरिया या फिर बहुत सारी जगह पर कि यहाँ ये राइट नहीं मिल रहा है, चाइना में बहुत सारे राइट्स नहीं हैं, पर लेकिन इंडिया में तो है। तो डेमोक्रेसी में राइट्स मिलते हैं और उसी राइट से आपको फ्रीडम मिलता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो डेमोक्रेसी इसमें सबसे आगे, ठीक है। लेकिन अब डेमोक्रेसी इसमें आगे तो है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म करते, जैसे फ्रीडम और राइट्स आपको मिल गया तो आप पूरी तरह से इक्वल हो गई, ऐसा भी सोचना बहुत मतलब गलत। क्योंकि ऐसा सोसाइटी जिसमें कास्ट, वुमेन, रिलीजन, ये सब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, उसको एक ही बार आके डेमोक्रेसी ठीक नहीं कर सकता है, उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो फॉर सोसाइटीज बिल्ड इन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज हार्ड टू रिकॉग्नाइज ऑल एज इक्वल। जैसे इंडिया में देखे तो वुमेन, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, क्लियर है। डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथेंड डिमांड ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जैसे ओबीसी हम लोग पढ़े थे, या फिर SC ST जो मार्जिनलाइज्ड है, जो कास्ट सिस्टम में दबाया है जिसको, या फिर ऐसे भी डिसएडवांटेज जैसे ये हम देख रहे हैं, ये आदमी व्हील चेयर पर, डिसेबल्ड पीपल, इन लोगों को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया। स्टेटस सबका इक्वल किया है और अपॉर्चुनिटी, सब कोई भी जॉब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, ठीक है। तो ये देखा हम लोगों ने डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन कैसे किया, इसी, ठीक है। डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो एक टेस्ट जब पास करता है तो उसके सामने अगला टेस्ट आ जाता है। जैसे जब आज़ादी मिला होगा तो कंट्री के पास बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप, जो पॉलिटिकल सेटअप है हमारे डेमोक्रेटिक, उसने बहुत सारे चैलेंजेस झेले और हम आज यहाँ हैं। आज हमारे पास अलग चैलेंजेस है। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी चैलेंजेस को पास करते जाता है, लोग मूवमेंट के थ्रू, प्रेशर ग्रुप के थ्रू इसको चैलेंज फिर से करते हैं कि हमें और राइट्स चाहिए, ठीक है। तो ये एक टेस्ट पास करता है तो फिर इसके बाद दूसरा टेस्ट आ जाता है, और नीचे लिखा हुआ है पीपल आर कंप्लेनिंग इन इटसेल्फ इज टेस्टिमोनी फॉर सक्सेस। अगर कोई राजा राज कर, तो क्या आप कंप्लेन कर पाते कि ये राजा खराब राज कर रहा है, ये इसको अच्छे से रूल करने नहीं आता है? वो तो आपको जिंदा ही मार डालता। लेकिन डेमोक्रेसी में आप कंप्लेन कर सकते हैं, यही इसका सबसे बड़ा सक्सेस है कि आपको उतना आज़ादी लग रहा है कि आप उतने फ्री हैं कि आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको कोई कुछ नहीं करे। ये सरकार अच्छे काम नहीं कर रही है, वो सरकार अच्छे काम नहीं कर रही है, इसीलिए तो इतने सारे मूवमेंट्स होते हैं, विद्रोह होते हैं, ठीक है। तो यही दिखाता है कि डेमोक्रेसी एक सक्सेस है खुद में ही, कि लोगों को पता है कि जो पावर में लोग बैठे हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पता है, इसलिए वो कंप्लेन कर रहे हैं। और कोई राइट्स ही ड्यूटीज़ नहीं होगी तो कंप्लेन फिर करने का फ़ायदा ही क्या।
ठीक है, तो यहाँ हम लोग का चैप्टर होता है ख़त्म। अगर देखिए जितना मैंने हेडिंग दिया, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यही सब पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में लिख के आना है, ठीक है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना है तो आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यही सब पॉइंट्स आपको लिख के आना है। जैसे पूछ देगा अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी में डेमोक्रेसी कैसा है, तो आपको यही सब चीज़ लाइन से लिखना है। इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो और क्या लिखना है ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखिए जैसे इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तो मैंने ये सब आपको बता दिया है कैसे कैसे लिखना है क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जहाँ हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर हुआ रिसोर्स एंड डेवलप, ठीक है। तब के लिए बाय। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स।